नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आहार नली के कैंसर के बारे में बताया था और उसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम उसका पता लगाएं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और मैंने ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। और आहार नली को मैंने क्यों चूज की है कि इसमें शुरू में दर्द होता नहीं, सिर्फ खाने में दिक्कत आती है और पेशेंट को पता लगता नहीं, और आजकल काफ़ी कॉमन होने लगे। एक टाइम था तब कम होते थे आहार नली के कैंसर, लेकिन अभी बढ़ते जा रहे हैं तंबाकू और शराब के उपयोग बढ़ने से, और रिफ्लेक्स एसिडिक जो रिफ्लेक्स होते हैं वापस, उससे लोअर इसोफेक्स में जो कैंसर बनते हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो गया, सब मिर्च मसाला बाहर की जो फास्ट फूड है वो, और एक भागा दौड़ में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से रिफ्लेक्स बढ़ता है। जो आहार नली है ये 3 भागों में बांटते हैं हम, ये अपर 1/3 हो गया, ये मिडिल 1/3 हो गया और लोअर 1/3 हो गया। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें इन तीनों का अलग अलग रहता है। हमारे जो ऑन्कोलॉजी का या कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें 3 चीज़ों का मेन रोल रहता है, सर्जरी, फिर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन तीनों का। तो हम तीनों का इस कैंसर इसोफेक्स में क्या रोल है उस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं स्टेज के बारे में बात करूंगा। इसकी जो स्टेजिंग होती है वो वैसे तो पैथोलॉजिकल होती है। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग मतलब सर्जरी के बाद में जो अपने फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पे हमने स्टेजिंग कर ली, लेकिन सर्जरी से पहले भी क्लिनिकल स्टेजिंग, जिससे आइडिया हो जाए कि हमें क्या करना है, सर्जरी करनी है या रेडियोथेरेपी करनी है, कीमोथेरेपी करनी है, क्या करना है ये हमें डिसाइड करना पड़े। तो उससे पहले स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन हो गया, पेट स्कैन हो गया, और एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है, उससे प्रॉपर स्टेजिंग हो जाती है। अब स्टेज 1 का मतलब है कि ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ अंदर इसोफेक्स के अंदर वाली जो लेयर है म्यूकोजा वहाँ तक सीमित रहता है, और जब उससे ऊपर जाते हैं हम स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 के अंदर है तो इसोफेक्स की वाल के अंदर ही, लेकिन साइड में जैसे जो लिम्फेटिक नोड बोलते हैं उनमें भी आ जाए। लेकिन ये क्या होता है, इसोफेक्स की जो वाल है उसके बीच तक अगर बीमारी पहुंच जाए और नोड आ जाए तो 2 में, और अगर बीच तक नहीं पहुंचे तो वो 1 में। और अगर इसोफेक्स की पूरी वाल को कवर कर लिया है बीमारी ने और साथ में नोड आया है तो उसको स्टेज 3 कहेंगे। स्टेज 4 में 2 है। स्टेज 4A में आसपास के टिश्यू में इन्वॉल्व है, जिसमें नज़दीक फैली हुई है, नोड इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। और स्टेज 4B में है कि बॉडी में और किसी भाग में, जैसे ब्रेन में, लंग में, लीवर में कहीं भी आ गई हो तो वो स्टेज 4B में आता है। तो जो स्टेज 4B होता है उसका तो ट्रीटमेंट लगभग पैलिएशन में ही रहता है, क्योंकि उसको ट्रीट करना, वो अगर आपने लोकल डिजीज़ को ट्रीट कर दिया तो भी बाहर वाली डिजीज ट्रीट नहीं होगी। तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट की कंडीशन देख के किया जाता है। अब हम स्टेज वाइज ट्रीटमेंट की बात करें तो स्टेज 1 में चाहे वो अपर से लेकर लोअर तक किसी भी भाग में हो, एंडोस्कोपिक रिसेक्शन कर सकते हैं, और उसमें जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अगला डिसीजन लेंगे कि हमें वैसे छोड़ना है और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फिर आता है स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में अगर बीमारी सिर्फ इसोफेक्स की वाल के अंदर तक सीमित है तब तो हम सीधी सर्जरी करा देंगे। सर्जरी में क्या होता है कि अभी मैं सर्जरी की बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखना, अपर इसोफेक्स को छोड़ देना, मिडल और लोअर में आते हैं। अपर में सर्जरी करवाते ही नहीं और पॉसिबल भी नहीं है, अगर हो जाए तो रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो मैं एक बार दोनों नीचे वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर T2 लीजन तक है, बीमारी बाहर नहीं निकली हुई है, नोड वगैरह में नहीं आई हुई है, तो कर देंगे हम सीधी सर्जरी। और अगर बीमारी T2 लीजन में भी 3 सेंटीमीटर से बड़ी है, या उसकी हिस्टोपैथोलॉजी खराब वाली है, या फिर स्टेज 3 है या 4A है, इन सब में हम सीधी सर्जरी नहीं करेंगे। पहले हम देंगे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से बीमारी को कम करेंगे। उसके बाद में पेट स्कैन या सीटी स्कैन करा के देखेंगे, फिर सर्जरी में लेंगे। अब जो सर्जरी की रिपोर्ट आएगी, अगर मान लो नील आ गई तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, और अगर मान लो उसमें मार्जिन कुछ पॉजिटिव आता है या कुछ और आता है
तो फिर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, क्योंकि हमने कीमो रेडियोथेरेपी दे दी, सर्जरी कर दी, और अब भी अगर बीमारी बच रही है तो हम मान के चल रहे हैं कि पूरी बीमारी हमारे दूसरे एफर्ट से भी नहीं जाएगी, तो उसको वॉच करते हैं या मरीज को सिम्टोमेटिक पे रखते हैं। अच्छा, अब हम बात करें अपर इसोफेक्स की, जो अपर वाला पार्ट हमने छोड़ दिया था, इसमें सर्जरी का ऑप्शन नहीं रह रहा, तो स्टेज फर्स्ट लेके 4A तक सब में कीमो रेडियोथेरेपी। मैं यहाँ कीमो रेडियोथेरेपी दोनों नाम साथ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी साथ साथ चलेंगे। यहाँ पे रेडियोथेरेपी 50 ग्रेड तक लगती है, तो जनरली 25 to 28 फ्रैक्शन लगेंगे, मतलब 5 सप्ताह से 6 सप्ताह के बीच का ट्रीटमेंट है, और हर सप्ताह कीमोथेरेपी साथ में देते रहेंगे, जिससे क्या है कि उसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब इसके बाद ना सर्जरी करनी ना कुछ और करना। इसके बाद में अगर कोई बीमारी बचती है तो फिर हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी में जाएं, चाहे हम दूसरे कोई ट्रीटमेंट सर्जरी कर सोचें। अब बात रही कि हम कौन से पार्ट को क्या दें, तो अपर पार्ट को कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो गया। मिडल पार्ट ऐसा है जिसमें चाहे तो सर्जरी कर दो, चाहे कीमो रेडियोथेरेपी दे दो, दोनों के रिजल्ट बराबर रहते हैं। तो पेशेंट की चॉइस है कि वो ऑपरेशन करवाना चाहता है या सीधा सेक लगवाना चाहते हैं। नीचे वाले पार्ट है उसमें सर्जरी ही प्रिफर्ड है, जैसे ऊपर वाले में रेडियोथेरेपी ही बोलते हैं अपन, वैसे नीचे का जो इसोफेक्स का पार्ट है उसमें पहला चॉइस सर्जरी रहेगा। अब वो बात अलग है कि जब स्टेज थोड़ी हायर होती है तो सीधी सर्जरी करके निकालना मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं कि पहले कीमो रेडियोथेरेपी देके उसका छोटा करते हैं साइज, और आसपास के टिश्यू से हटाते हैं, फिर सर्जरी करते हैं। कीमोथेरेपी जनरली कीमोथेरेपी इस जो रेडियोथेरेपी वाला ड्यूरेशन है यहाँ तक ही देते हैं। इसके बाद में अगर बीमारी रह गई या बीमारी दोबारा आ गई, या फिर मैंने कहा था स्टेज 4 है जो बॉडी में और कहीं डिजीज भी पड़ी है, तो उन सब कंडीशन में अगर हम लोकली सर्जरी कर दें या रेडियोथेरेपी दे दें तो भी वहाँ दूसरी जगह पड़ी है, वहाँ बीमारी पे कोई असर नहीं आएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि कीमोथेरेपी ही दें, सिस्टमिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब पूरे बॉडी में ट्रीटमेंट काम करे वो ट्रीटमेंट दें। कीमोथेरेपी दे सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। वो क्या इसमें टारगेट पॉजिटिव आते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो सेल के जो कैंसर सेल है उसकी सरफेस के ऊपर क्या क्या रिसेप्टर डेवलप हो गए, उन रिसेप्टर से संबंधित अगर हमारे पास दवाई है तो हम उस रिसेप्टर को तो टारगेट कहेंगे, इस दवाई जो मेडिसिन है इसको टारगेटेड थेरेपी बोलेंगे। वो किसी भी रूप में हो सकती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी हो सकती है, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर हो सकते हैं, ये जो हमारी इम्यूनोथेरेपी है ये हो सकती है किसी भी रूप में, लेकिन ये उस टारगेट पे काम करेगी। तो मेरे ट्रीटमेंट जो आर्नली का ट्रीटमेंट है इसका कंक्लूजन में हो गया, अपर वाले पार्ट में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, नीचे वाले और बीच वाले दोनों एसोफेक्स के पार्ट में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी, और साथ में सर्जरी। और सर्जरी के बाद में जब फॉलोअप, मान लो हमने कहा सब कुछ ठीक हो गया, मरीज को कह दिया एकदम ओके है, जब जांच कराई हमने 1 महीने 2 महीने बाद में तो उसमें सब ओके आ गया, तो अब क्या करें, मरीज को वापस कब बुलाएं। पेशेंट कह देगा मुझे जब ओके बोल दिया तो मैं वापस क्यों आऊँ, नहीं, यहाँ पे आपको 2 साल तक 3 महीने से 6 महीने के बीच में, या 3 महीने से, फिर दूसरे साल आप 4 महीने का रख दो, इस दौरान आना है। 2 साल के बाद में 6 महीने से 1 साल के बीच में बुलाते हैं। जैसे कुछ हाई रिस्क में रहता है तो हम 6-6 महीने से बुला लें। अगर ऐसे लगता है कि सब हिस्टोपैथोलॉजी वाले सब ओके था, पेशेंट भी बहुत डिस्टेंस पे है, तो हम 8 महीने 1 साल का रख सकते हैं। 5 साल का फॉलोअप रखना होता है। ज़्यादातर कैंसर के अंदर 5 साल का पीरियड तक देखते हैं। उसके बाद अगर कोई कैंसर आता है तो हम उसको एक नए कैंसर की तरह देखेंगे, न कि इस कैंसर की वजह से वो डेथ मानेंगे। कुछ एक कैंसर होता है जिसमें बहुत लंबे टाइम तक भी यही बीमारी आती रहती है, तो उनका 10 साल 15 साल पे देख सकते हैं, ज़्यादातर का 5 साल में देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और कोई भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मैसेज करके और इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बीच बीच में बिजी हो जाता हूँ, इसलिए आपके इस चीज़ से संबंधित मैं ज़्यादा बता नहीं पाता, लेकिन आप मेरे से लगातार जुड़े रहें।